जो एजुकेटेड बंगाल का मिडिल क्लास है, जिनके पास जो कल्चरल कैपिटल है, उनसे अगर आप ये बात करेंगे तो उनको अभी भी लगता है कि ये जाति की बातचीत जो है ये यूपी और बिहार के बैडलैंड्स में होता है। ये हमारे बंगाल जैसे कल्चर्ड एरिया में इस टाइप के सब्जेक्ट्स की कोई जगह नहीं है। बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर रहे हैं ब्राह्मण ही रहे हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन भी प्रिपेयर हो रहा है वो ज़्यादातर पार्टियों में ब्राह्मण ही। क्या यही वजह है कि और कास्ट के लोग वो टॉप पोस्ट तक ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे? मतलब हैं लेकिन नंबर में कम है। वीर संघवी का एक किताब आया था और उन्होंने उस किताब में जिक्र किया कि जो आनंद बाज़ार पत्रिका के जो एडिटर हैं वो उनसे एक बार कलकत्ता में मिले, जब वो नौकरी करने गए थे उसमें टेलीग्राफ में या कहीं, तो उन्होंने कहा था कि जब भी तुम जर्नलिस्ट रिक्रूट करो ये 3 कास्ट से रिक्रूट करना, क्योंकि ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। तो बातचीत तो इधर उधर से उनका आ ही जाता है। बंगाल में मतलब कास्ट को लेकर अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, भले बहुत बिहार में जिस तरीके से होती है उस तरीके से नहीं हो रही, मगर हो रही है। और इसका मुझे लगता है थोड़ा सा क्रेडिट बीजेपी को जाता है। जब वो 2020 में जब बीजेपी ने अपने एक ओबीसी नेता दिलीप घोष को पार्टी का राज्य अध्यक्ष बनाया और उसको प्रचारित भी किया गया। जितना भी पॉलिटिकल वायलेंस हो जाए बंगाल में, जितना भी एक दूसरे का गला पकड़ के ये लोग चिल्लाए चीखे, लेकिन कभी आज तक ये बातचीत नहीं हुई है कि आपने इस जाति को ये नहीं दिया, आपने इस जाति को ये नहीं दिया। अब क्योंकि देश भर में कास्ट सेंसस होना है, जाति गणना होना है, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जाति गणना के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स की धारा अलग होगी, कुछ रास्ता बदलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा बंगाल की पॉलिटिक्स में? ज्योति बसु बहुत फेमसली कहते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट नहीं है, हम क्लास में बिलीव करते हैं। सिर्फ 2 ही कास्ट होता है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। जो कि अभी देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे। बिहार के जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पे जो खबरें आती है, चुनाव हुआ, कैंडिडेट दिया गया, चुनाव जीता, मंत्री बने, तो वो खबरें बनती है कि भाई किस जाति के कितने लोग मंत्री बने, कितने एमएलए जीते, कितने को टिकट मिला। बंगाल की मीडिया में बंगाल चुनाव को लेकर इस तरह की कभी कोई खबर नहीं बनती है। तो मुझे लगता है कि आपको भी ये लगता है कि जो एक रोल मीडिया का भी है इस पूरे कास्ट वाले एंगल को डाइल्यूट करने में बंगाल की पॉलिटिक्स में, मीडिया की क्या भूमिका को आप कैसे देखते हैं? अभी पहलगांव अटैक के बाद जब हमारे शहीद एक झुंटू अली शेख जो शहीद हुए, उसको लेके मैं देख रहा था सीपीएम ने एक प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे। उसमें मोहम्मद सलीम जो बंगाल में सीपीएम के जो सेक्रेटरी हैं, वो एक प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए हमें इस बारे में हमें सोचना होगा कि इनका नाम झुंटू अली शेख है। आखिर में इनका नाम शेख है और ये एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। देश भर में जाति गणना की घोषणा हो चुकी है कि ये पूरे देश में राष्ट्रीय स्तर पर जाति गणना होना है, लेकिन बंगाल, पश्चिम बंगाल एक ऐसा राज्य रहा है जहाँ की राजनीति में कास्ट को लेकर बात होती ही नहीं है, बल्कि कहा तो ये भी जाता है कि इंडिया अलायंस के अंदर जब इसकी बात आई तो सबसे जो तगड़ा, सबसे जो सख्त विरोध आया वो ममता बनर्जी की तरफ से ही आया। लेकिन ममता बनर्जी के अलावा भी दूसरी पार्टियां भी, जो दूसरे नेता भी हैं पश्चिम बंगाल में, वो कास्ट की पॉलिटिक्स को अक्सर अवॉइड करते हैं। सोशल जस्टिस की राजनीति वहाँ पर नहीं हो पाती है। ऐसे में अब बंगाल की राजनीति क्या होगी, पीछे क्या रहा है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है। आप चीफ मिनिस्टर्स का लिस्ट भी देखेंगे पश्चिम बंगाल का, तो वो ब्राह्मण डोमिनेटेड रहा है वहाँ की राजनीति। और जो नेक्स्ट जनरेशन भी इन पार्टियों में आ रही है, टीएमसी ले लें या दूसरी पार्टी ले लें, ज़्यादातर ब्राह्मण डोमिनेटेड ही है। नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसा ही है। ऐसे में आज हमारे साथ अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर आदिल हुसैन साहब हैं, जो एक कॉलमनिस्ट भी हैं। इन इश्यूज़ पे, क्विंट पे, स्क्रॉल पे, गार्डियन पे अक्सर लिखते रहते हैं और सोशल जस्टिस पे, कास्ट पे को लेकर उनका काम भी अभी चल रहा है, उस पर वो शोध भी कर रहे हैं। तो तमाम चीज़ों पर बात करेंगे पश्चिम बंगाल के पर्सपेक्टिव से। तो आदिल भाई, से पहले चीज़ यही जानना चाहेंगे कि जब देश भर में सोशल जस्टिस की राजनीति ओपोजिशन कांग्रेस जो है खड़ा करने की कोशिश कर रही है, और अब जो रूलिंग पार्टी है भाजपा, और सरकार ने भी एक्सेप्ट कर लिया है कि जाति गणना करवाना है, ऐसे में बंगाल की पॉलिटिक्स क्या इससे हमेशा दूर क्यों रही है, वो बचते क्यों रहे हैं इससे? देखिए, इसके लिए तो हमें इतिहास में जाना होगा, और इतिहास में जो पार्टीशन हिस्ट्री है, जब देश का विभाजन हुआ था और उसके बाद जो बंगाल में रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ था, उसके साथ ये राजनीति बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम ये ज़रूर जानते हैं कि देश के विभाजन से पहले बंगाल
जाति की राजनीति का एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र था। वहाँ से अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजा गया था, वहाँ जोगेंद्रनाथ मंडल थे। तो जाति की राजनीति तो बंगाल में बहुत ज़ोरों शोरों से चल रहा था 1947 तक। लेकिन 1947 के बाद की अगर हम लोग राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम देखते हैं कि कास्ट को लेके जो डिस्कशन है, जाति को लेके जो डिस्कशन है, वो धीरे धीरे फिर वो गायब होता जा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो दलित जो संगठन थे भी जो काम कर रहे थे, वो भी काफ़ी वीक होते जा रहे थे, वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा वीक बनते जा रहे थे। और एक नया भद्रलोक राजनीति का एक उभार आता है, जिसके जो आप कह रहे थे कि उसके बाद जितने भी चीफ मिनिस्टर आए वो सब ब्राह्मण थे या कायस्थ थे या बौद्ध थे। तो ये एक जाति का फिर जो है, जाति जैसे कि एक जो राजनीति में उनका डोमिनेशन काफ़ी बढ़ता गया। हम देखते हैं कि जो दलित संगठन है वो टूटते गए। दूसरी चीज़ ये है कि रिफ्यूजी जो राजनीति है, रिफ्यूजी का मेन राजनीतिक मुद्दा ये तो बात है कि बहुत ज़्यादा आपका क्या कहते हैं कम्युनल वायलेंस हुआ था बंगाल में। उस वक्त हिंदू महासभा भी बहुत ज़्यादा एक डोमिनेटिंग फोर्स था। लेकिन हम देखते हैं कि देश का विभाजन के बाद जब रिफ्यूजी क्राइसिस बहुत ज़्यादा होता है, कलकत्ता के आसपास जब लोगों की जीने मरने की जो उनकी आर्थिक और सामाजिक जो लड़ाई है वो एक बहुत ज़्यादा नए तौर पे आता है, जो कहते हैं कि अब हम लोग बांग्लादेश से आ गए हैं, अब हमको ज़मीन दिया जाए या हमको रहने का कुछ दिया जाए। तो हम ये देखते हैं कि धीरे धीरे जो राजनीतिक पृष्ठभूमि बनता जा रहा है उसमें जाति की बातचीत, और धीरे धीरे हम लोग देखते हैं कि उस वक्त जो कम्युनिस्ट मूवमेंट धीरे धीरे जो वहाँ पे उभर रही थी, वो ये आर्थिक और सामाजिक मुद्दा लेके वो लोग काफ़ी वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, और उसके बेसिस पे वो रिफ्यूजी कॉलोनीज़ में अपना राजनीतिक बेस बना रहे थे। इसमें हिंदू महासभा का भी रोल धीरे धीरे घटता जा रहा था। उनका वो जो एग्रेसिव कम्युनलिज्म का जो पॉलिसी अपना रहे थे वो भी उनको कुछ खास काम नहीं आया। उनको लगा था कि बंगाल में हम अच्छा खासा जगह बनाएंगे 47 के बाद, क्योंकि ये जो रिफ्यूजीज़ आ रहे हैं वो जो दंगा हुआ बांग्लादेश में, जो वहाँ उनके साथ ज़्यादती हुई, वो यहाँ आके वो गुस्सा लेकर वो उस राजनीति में प्रवेश करेंगे, लेकिन वो नहीं हुआ। तो एक तो ये बात है कि जो क्लास की जो राजनीति हुई बहुत ज़्यादा, और ये क्लास की राजनीति में धीरे धीरे, और ये था भी कि जो आपके जो उस वक्त का जो भद्रलोक लीडरशिप था वो धीरे धीरे कास्ट को, जाति की राजनीति को एक बहुत ही कह सकते हैं कि एक बहुत ही बैकवर्ड राजनीति समझते थे, उसको पीछे रखना चाहते थे और सोच रहे थे कि जो मॉडर्न राजनीति होगा वो क्लास के ऊपर राजनीति होगा। तो इसको वो फॉरवर्ड कर रहे थे और उसको वो धीरे धीरे, और इस हिसाब से वो ऐसे प्लॉट भी कर रहे थे कि दलित संगठन और टूटता जाए, उनका इन्फ्लुएंस घटता जाए। इस हिसाब से हम लोग देखें तो 1947 का जो राजनीतिक जो हालत थी, और जब तक बुद्धदेव भट्टाचार्य का जो आखिरी इलेक्शन जिसमें वो हार गए 2011 तक, ये राजनीति, क्लास की राजनीति काफ़ी डोमिनेंट रही। जैसा कि आपने कहा कि 1947 में जब भद्रलोक का उभार हुआ विभाजन के बाद, और वो दलित संगठन जो थे वो कमज़ोर होने लगे, इसकी क्या वजह थी? दलित संगठनों के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो कमज़ोर होने लगे? अगर आप ज़रा उस पर बता सकें। एक तो जोगेंद्रनाथ मंडल का पाकिस्तान जाना, ईस्ट पाकिस्तान में वो बाद में लॉ मिनिस्टर बने थे। और दूसरी चीज़ ये है कि बंगाल में जो दलित संगठन थे वो धीरे धीरे टूटते भी गए थे। ये बहुत सारा उनका पोजीशन लेके, स्पेशली जो पोस्ट 47 का जो क्राइसिस था बंगाल में, फिर कम्युनल राइट्स का आपका क्या कह सकते हैं कि एक इतिहास रहा है। 47 से काफ़ी सारे राइट्स हो रहे थे, और उसके साथ साथ जो रिफ्यूजी क्राइसिस हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा आपका क्या कहते हैं दलित संगठन और उनके मूवमेंट को काफ़ी इम्पैक्ट किया था उस वक्त, और ये टूटते गए। और दूसरी चीज़ है कि कम्युनिस्ट पार्टी का उभरते गए, वो एक धीरे धीरे उनकी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है वो काफ़ी बनती गई कम्युनिस्ट पार्टी का। और उस वक्त बेसिकली ये जो आर्थिक और सामाजिक जो लड़ाई थी, आर्थिक लड़ाई बेसिकली जो आर्थिक लड़ाई थी, ज़मीन की लड़ाई थी, जो रिफ्यूजीज़ कहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे उसकी जो लड़ाई थी,
वो लड़ाई में डोमिनेट करने लगा। हाँ, वो लड़ाई में जो है धीरे धीरे आप कह सकते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी धीरे धीरे उधर उभर रहा है और दलित जो संगठन थे वो काफ़ी टूटते गए और उनके रोल काफ़ी कह सकते हैं कि घटता गया। और आपस में उस हिसाब से वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी वो उभर भी नहीं पा रहे थे। तो और ये कॉन्सेंसस था जो मैं पहले भी कहा कि ये ऐसी जो जाति की राजनीति जो है वो एक पुराने दौर की राजनीति है, एक बहुत ही बैकवर्ड राजनीति है। और हम एक नया प्रोग्रेसिव राजनीति की बात करेंगे, हम प्रोलेटेरिएट बुर्जुआ की राजनीति करेंगे, हम एक ऐसी राजनीति करेंगे जहाँ समानता की बात होगी, इक्वलिटी की बात होगी, लेकिन ये इक्वलिटी एक इकोनॉमिक इक्वलिटी की है हम बात करेंगे। फिर आपका जो यूनियंस हुए और दूसरे जो सवाल हुए, ये सवाल में यूनियन मूवमेंट काफ़ी स्ट्रांग बन रहा था उस वक्त, और उसमें धीरे धीरे हम देखते हैं कि जो संगठन है उस संगठन में जाति का सवाल को पीछे छोड़ दिया जा रहा था। लेकिन क्या इसकी वजह ये भी थी कि लगातार जो पार्टियां थी जो बंगाल में जो सत्ता में थी, कांग्रेस थी शुरुआत में, फिर उसके बाद लेफ्ट आई, फिर उसके बाद तृणमूल कांग्रेस आई, किसी ने भी जाति की बात नहीं की। इस दौर में कांग्रेस की भी अगर बात, कांग्रेस का तो खैर रहा ही है वो कि वो सोशलिज्म उसका एक बेस रहा है, उसकी आइडियोलॉजी रही है। तो क्या ये भी एक वजह थी कि लगातार जो जातियाँ जो पार्टियाँ सत्ता में रही, किसी ने भी उसको कास्ट को नहीं पकड़ा, जिसकी वजह से वो हमेशा डाइल्यूट होता रहा, वो पॉलिटिक्स में वो मार्जिनल पे रहा वो। ये तो बात है कि हर पार्टी में ही ये लेके कॉन्सेंसस एक कॉन्सेंसस है कि हम जाति की राजनीति उस हिसाब से नहीं करेंगे जैसे कि उत्तर भारत में होती है। ये आप कांग्रेस को लीजिए या तृणमूल कांग्रेस को लीजिए या आप सीपीएम को भी लीजिए, इवन मैं कहूँगा बीजेपी को भी लीजिए। ये चारों पार्टी जब भी उभरे बंगाल की राजनीति में, ये कभी उस हिसाब से जाति के बारे में बातचीत नहीं कर रहे थे। जितना भी पॉलिटिकल वायलेंस हो जाए बंगाल में, जितना भी एक दूसरे का गला पकड़ के ये लोग चिल्लाए चीखे, लेकिन कभी आज तक ये बातचीत नहीं हुई है कि आपने इस जाति को ये नहीं दिया, आपने इस जाति को ये नहीं दिया, या इस जाति को आपने एमएलए का टिकट नहीं दिया। उस हिसाब से जो है जाति के बारे में बातचीत, जैसे कि उस मामले में सबके बीच जैसे कि एक समझौता जैसे कि बना हुआ है। डिलिबरेटली ये हो रहा था, ये ऐसा नहीं था कि वो अनजाने में हो रहा है। नहीं, ये सोची समझी एक सोची समझी है, और धीरे धीरे ये आइडियाज़ जो हैं आप देख सकते हैं कि ऊपर से लेके नीचे के भी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं सब में ये घुसा हुआ है कि वो इस बारे में वो बातचीत करना नहीं पसंद करेंगे। इसलिए बंगाल में कहा जाता है कि जाति के बारे में बातचीत करना बहुत ही मुश्किल है। और जैसा कि आपने कहा कि लेफ्ट का जो पूरा 3 दशक की जो राजनीति रही, जब वो सत्ता में रहे, तो कास्ट की नहीं क्लास की बात करते। वही हम नॉर्थ इंडिया में, खासकर बिहार के भी जो कम्युनिस्ट पार्टियां हैं, माले हो चाहे भाकपा हो माकपा हो, वो लोग भी क्लास की ही बात करते थे। अब हम देख रहे हैं कि वो कास्ट की बात कर रहे हैं, चूँकि कांग्रेस कास्ट की बात कर रही है, वो अलायंस पार्टनर है वो कास्ट की बात कर रही। क्या इसी तरह की कास्ट की बातचीत बंगाल में लेफ्ट कर रही है या नहीं कर रही है? अभी पहलगांव अटैक के बाद जब हमारे शहीद एक झुंटू अली शेख जो शहीद हुए, उसको लेके मैं देख रहा था सीपीएम ने एक प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे। उसमें मोहम्मद सलीम जो बंगाल में सीपीएम के जो सेक्रेटरी हैं, वो एक प्रेस स्टेटमेंट दे रहे थे और उन्होंने कहा कि देखिए, हमें इस बारे में हमें सोचना होगा कि इनका नाम झुंटू अली शेख है। आखिर में इनका नाम शेख है और ये एक बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। तो मैं जब उनके इस प्रेस स्टेटमेंट को सुन रहा था तो मैंने देखा कि धीरे धीरे जैसे कि मैं ये कहूँगा कि बाकी सारे सीपीएम में जितने भी लीडर्स हैं उसमें मोहम्मद सलीम का सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है कास्ट लेकर। वो अगर घूमते हैं, वो हमारे रायगंज के एमपी रहे हैं, और उनकी बातचीत से मुझे लगा कि अच्छा, ये लोग शायद थोड़ा कास्ट के बारे में बातचीत ये लोग करेंगे। और मुझे जो लग रहा है कि कुछ सीपीएम में ही शायद अंदर के कुछ लोगों में तो कॉन्शियसनेस है, जिसमें मैं सलीम साहब को देखूंगा। दूसरी तरफ से सीपीएम के और जो लोग जो टीवी में रेगुलर आते हैं, मैं उनकी बातचीत जब मैं सुनता हूँ, स्पेशली जब ये कास्ट सेंसस लेके बातचीत हो रही थी और टीवी डिबेट में जब वो जा रहे थे, तब मुझे लग रहा था कि इनको जैसे कि कोई अपने पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इनको कुछ ब्रीफ नहीं किया गया कि ये कास्ट सेंसस है क्या, 1931 कास्ट सेंसस क्या हुआ था, इसका क्या हो सकता है, या उत्तर भारत में या बिहार कास्ट सेंसस में क्या हुआ। उनके बारे में जो अंडरस्टैंडिंग मुझे बहुत ही रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग लगी।
तो ये लेके मुझे लगता है कि अभी ये कास्ट सेंसस लेके जो बातचीत हो रही है, बिहार में कहूँगा कि बिहार में माले हो या कुछ हो, यहाँ बिहार के राजनीतिक दलों का एक इतिहास रहा है, उनको ये कन्फ्रंट करना पड़ेगा। बिहार में आपका जाति लेके हिंसा बहुत हुआ है, जिसके साथ आपके ये माले या काफ़ी दल आपके उसमें उस वाद विवाद में वो लोग रहे हैं, तो इनका अंडरस्टैंडिंग अच्छा होगा। वो ज़मीनी एक्सपीरियंस से आता है। बंगाल में उस हिसाब से वो ज़मीनी एक्सपीरियंस नहीं है। वो हम लोग किसी तरीके से हम लोग आर्टिकल लिख रहे हैं या कुछ उनसे बातचीत कर रहे हैं, या हम लोग ऊपर से एक फोर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। वो धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि अब जो यही मैंने मेरे आखिरी जो कॉलम था क्विंट में वही लिखा कि जब ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक एक्सरसाइज होगा कास्ट सेंसस का, तो शायद मोहम्मद सलीम जब बात करेंगे और बाकी जो सीपीएम के और लोगों को बात करेंगे, उनको ये समझ में आएगा कि ये लेके अब हमें बात करना पड़ेगा। क्योंकि कास्ट सेंसस ये भी तैयार करेगा, वो पॉलिटिक्स ऑफ नंबर का एक अलग एक पॉलिटिक्स ये करेगा, और उस पॉलिटिक्स में फिर इनको क्या कहते हैं, इनकी समझ फिर बढ़ानी पड़ेगी। तो वो तो होने वाला है। मुझे जो लग रहा है कि शायद ये लेके अभी जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि ऐसी जैसे कि प्रेस स्टेटमेंट दे दिया या कुछ छोटा सा रिलीज़ दे दिया, लेकिन एक जागरूकता उस हिसाब से नहीं है कि आप कहेंगे कि ये जैसे कि मैं बहुत सारे सहमति नहीं है पार्टी के भीतर सभी नेताओं हाँ, में कि हाँ, अब कास्ट पे बात करना है। जैसे कि मैं अपने जैसे कि गांव में कोई सीपीएम वर्कर से बात करूं, उनको पता नहीं कि झुंडू अली शेख को लेकर ये क्या कहते हैं मोहम्मद सलीम साहब ने ये स्टेटमेंट दिया है। ठीक है, मैं क्योंकि नोटिस कर रहा था तो शायद मैंने सुनाई दिया, जैसे कि ये चीज़ इस हिसाब से उस आपस में वो बातचीत नहीं हो रही है इनके अंदर, पार्टीज़ के अंदर भी। पिछले अगर कुछ इलेक्शंस देखें, उसमें क्या आपको ये दिखता है कि कास्ट के लाइन पे किसी भी पार्टी की तरफ वोट का मतलब झुकाव रहा है वोटर्स का, कि पर्टिकुलर कास्ट ने किसी एक पार्टी की तरफ से को वोट किया, या वैसा कुछ है नहीं वहाँ पे? ये बात तो है कि देखिए पिछले कुछ इलेक्शंस में हम जानते हैं कि अभी बहुत ज़्यादा बातचीत होता है कि राजवंशी वोट कहाँ जाएगा। अब राजवंशी एक शेड्यूल कास्ट है, या अब बात आती है कि मोतुआ वोट कहाँ जाएगा, जो कि नदिया और उत्तर 24 परगना में करीब 3-4 एमपी सीट में उनका काफ़ी दबदबा रहती है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो है बांग्लादेश में जो मुतवा लोगों का जो एक बहुत ही एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ के जो मंदिर है, वो प्राइम मिनिस्टर वहाँ विज़िट करते हैं बांग्लादेश विज़िट में जब शेख हसीना थी। तो ऐसा नहीं है कि जाति की राजनीति नहीं हो रही है। पिछले कुछ इलेक्शंस में बंगाल में जाति की राजनीति बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही है। जाति अपने बीच वो पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट भी हो रहा है उस हिसाब से। लेकिन जिन जातियों में एक पुराना कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत भी मूवमेंट था, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आ गए हैं कि वो कौन सी पार्टी के साथ कैसे अब वो नेगोशिएट करेंगे। तो अभी राजवंशी पॉलिटिक्स बहुत डोमिनेंट है नॉर्थ बंगाल में। वो क्योंकि उनका ऑलरेडी काफ़ी मूवमेंट रहा है, कामतापुर का एक अलग इतिहास रहा है, फिर कोच राजवंशी उनका अलग एक इतिहास रहा है। तो ये और उनका जो अलग राज्य बनाने की जो राजनीति रही है इतिहास में, तो उसके वजह से उनकी आपस में काफ़ी राजनीतिक कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस था, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस था। और वो जब सीपीएम का जब कह सकते हैं कि सीपीएम का क्लास राजनीति या सीपीएम जब डोमिनेंट फोर्स नहीं रहती है बंगाल में, और तृणमूल कांग्रेस जब पावर में आती है, तो हम देखते हैं कि जाति की राजनीति अब नए सिरे से बंगाल में एक नए सिरे से उभर रही है। और इसमें कुछ तो कास्ट काफ़ी डोमिनेंट फोर्स हैं, लेकिन जो कास्ट आपका जिन कास्ट का कह सकते हैं कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं हुआ है या पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उतना ज़्यादा नहीं है, वो आपस में लेकिन इतना ज़्यादा फ़ायदा इस नई पॉलिटिक्स का उतना ज़्यादा वो नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो क्या यही वजह है क्या, क्योंकि जो बंगाल के अभी जो बात हो रही थी कि बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर ज़्यादातर रहे हैं ब्राह्मण ही रहे हैं, और जो नेक्स्ट जनरेशन भी प्रिपेयर हो रहा है वो ज़्यादातर पार्टियों में ब्राह्मण ही, क्या यही वजह है कि और कास्ट के लोग वो टॉप पोस्ट तक ज़्यादा नहीं पहुंच पा रहे? मतलब हैं लेकिन नंबर में कम है। एक तो बात है कि अभी भी अगर आप कलकत्ता के या आसपास जिन्हें हम जो एजुकेटेड बंगाल का मिडिल क्लास है, जिनके पास जो कल्चरल कैपिटल है,
उनसे अगर आप ये बात करेंगे तो उनको अभी भी लगता है कि ये जाति की बातचीत जो है ये यूपी और बिहार के बैडलैंड्स में होता है। ये हमारे बंगाल जैसे कल्चर्ड एरिया में इस टाइप के सब्जेक्ट्स की कोई जगह नहीं है। तो ये बात काफ़ी डोमिनेंट है। अगर आप वहाँ पे बात करेंगे कि जो है आनंद बाजार, हालांकि ये जाति की बातचीत इधर उधर घूम के आ ही जाता है। जैसे कि मुझे पता है कि अभी वीर संघवी का एक किताब आया था और उन्होंने उस किताब में जिक्र किया कि जो आनंद बाजार पत्रिका के जो एडिटर हैं वो उनसे एक बार कलकत्ता में मिले, जब वो नौकरी करने गए थे उसमें टेलीग्राफ में या कहीं, तो उन्होंने कहा था कि जब भी तुम जर्नलिस्ट रिक्रूट करो ये 3 कास्ट से रिक्रूट करना, क्योंकि ये लोग काफ़ी पढ़े लिखे होते हैं। तो बातचीत तो इधर उधर से उनका आ ही जाता है कि जो है कि आप ये कास्ट के होंगे, ये इस यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंसी या जादवपुर में पढ़ रहे होंगे, उस टाइप का कल्चरल कैपिटल होगा। तो ये बातचीत उनके ये कॉन्शियसनेस लेकिन अलग तरीके से है। लेकिन एक कॉमन जो कह सकते हैं कि कॉमन एक कल्चरल सुपीरियरिटी की वजह से वो लेकिन जाति का डिस्कशन काफ़ी वो दबा के रखते हैं। ये बात तो होती ही है। और अभी भी इस मामले में मैं कहूँगा कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं इस मामले में, सब पॉलिटिकल पार्टीज़ का, क्या या तो तृणमूल कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आपके कम्युनिस्ट पार्टी हो या कांग्रेस हो, सब पार्टी में जैसे कि एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस है, या कह सकते हैं कि पॉलिटिकल इलिटरेसी है, या कह सकते हैं कि जानबूझकर वो लोग जो है ये राजनीति वो कहते हैं कि ये राजनीति में हमें नहीं उलझना है, वरना बहुत अलग अलग तरीके का जो है डिमांड फिर आ सकता है नीचे के तौर से। ये एक बहुत डेलिकेट बैलेंस, लेकिन हालांकि एक ही साथ आप ये भी शायद पूछ सकते हैं कि फिर ये राजवंशी का पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है या मुतवा पॉलिटिक्स क्यों हो रहा है। तो एक ही साथ लोगों में इसका भी एक कह सकते हैं कि जागरूकता हो गई है थोड़ी बहुत, कि लोगों के अब जो जाति का जो राजनीति है उसका थोड़ा बहुत कॉन्शियसनेस राइज हो रहा है, और उस हिसाब से लोग डिमांड भी कर रहे हैं कि हमारे कौन होंगे, हमारे पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इंश्योर होगा या नहीं, या हमारा कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की राजनीति इंश्योर होगा कि नहीं। तो ये एक बैलेंस बना के सब पार्टीज चल रही हैं। लेकिन ये भद्रलोक राजनीति का एक अहम हिस्सा है कि आप जाति के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जाति के आधार पे अगर पूछा जाए कि आप हमारा कितना मंत्री होगा, हमारा कितना क्या कह सकते हैं कि हमारे कितने एमएलएज होंगे, ये बातचीत उतना ज़्यादा नहीं है जितना ज़्यादा हम दूसरे क्षेत्र में देख सकते हैं। यही, और दूसरी चीज़ ये है कि यही बात लेके आप कोई भी पार्टी को लेकर आप नहीं देखेंगे कि एक पार्टी दूसरे पार्टी के ऊपर उंगली उठा रहा है कि आपके पार्टी में आपने क्यों नहीं दिया, कितने टिकट्स दिए, कितने एमएलए टिकट्स दिए या नहीं दिए। वो बातचीत जैसे कि जो है सिर्फ जेंडर लाइन पे होता है कि हमने जेंडर लाइन पे होता है, या तो बहुत ही जनरल बातचीत होगा कि हमने एसटी को इतना नंबर दिया या शेड्यूल कास्ट को जो है हमने इतने नंबर हमारे कैंडिडेट्स के हुए। लेकिन ये बात नहीं आएगा कि अच्छा माहिशो को आपने कितना दिया, या जो दूसरे और कास्ट हैं, इंटरमीडिएरी जिसे कास्ट हम लोग कहते हैं, उन कास्ट को अपने घोष को कितना आपने दिया, ग्वाला को आपने कितना दिया। ये बातचीत आप लेकिन बंगाल के क्षेत्र में नहीं देखेंगे। और इसको कहीं ना कहीं से कहा जाएगा कि ये तो एक बहुत ही बैकवर्ड पॉलिटिक्स है और ये हमारे लिए नहीं है। ये यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान में होता होगा, बंगाल में नहीं होगा ऐसी राजनीति। तो बंगाल में मतलब कास्ट को लेके अब धीरे धीरे थोड़ी बहुत बातचीत होती है, भले बहुत बिहार में जिस तरीके से होती है उस तरीके से नहीं हो रही, मगर हो रही है। और इसका मुझे लगता है थोड़ा सा क्रेडिट बीजेपी को जाता है। जब वो 2020 में जब बीजेपी ने अपने एक ओबीसी नेता दिलीप घोष को पार्टी का राज्य अध्यक्ष बनाया और उसको प्रचारित भी किया गया, उसके बाद फिर उन्होंने जिस तरीके से मथुरा समुदाय को लुभाना शुरू किया, ओबीसी की बात करने लगे, भले वो थोड़ा सा कम्युनलाइज था, मगर बीजेपी को क्या हम थोड़ा क्रेडिट दे सकते हैं कि जो बंगाल में कास्ट के एंगल को थोड़ा सा उभारने में पॉलिटिकली? नहीं, बीजेपी को डेफिनेटली क्रेडिट मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरी चीज़ ये है कि उन्होंने कास्ट के क्वेश्चन को कम्युनल आइडेंटिटी से जोड़ा। पहली बात तो उन्होंने जो रिफ्यूजी क्राइसिस को उन्होंने इसके साथ जोड़ा कि आपको बांग्लादेश में मुसलमानों ने आपको भगाया था, इसलिए आप एज ए रिफ्यूजी आप बंगाल में आए थे। तो जो हिस्टोरिक जो ट्रॉमा एसोसिएटेड है इस वायलेंस के साथ, पार्टीशन वायलेंस के साथ, वो उन्होंने उस ट्रॉमा को उन्होंने कह सकते हैं कि उस ट्रॉमा को पॉलिटिसाइज करने की उन्होंने कोशिश की।
और उस हिसाब से उनका फ़ायदा भी हुआ, उस हिसाब से वो एक अलग आइडेंटिटी उन्होंने बनाया। फिर मैं ये कहूँगा कि बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा था वो काफ़ी एक्टिव था। दिलीप घोष एज अ ओबीसी लीडर उभर रहे थे। उस हिसाब से वो ये प्रॉमिस भी कर रहे थे कि हम महाराष्ट्र को ओबीसी स्टेटस दिलाएंगे, कुछ कास्ट को। सो 2019 से लेके 2021 का जो पॉलिटिक्स है उसमें आप जाति के बारे में बहुत ज़बरदस्त डिस्कशन देखेंगे। और वो जाति को वो जाति बहुत सारे जातीज को इंडिविजुअली अप्रोच कर रहे थे कि तुम आपस में गोलबंद करो और आपस में वो पॉलिटिक्स करो। और वो जाति और धर्म की आइडेंटिटी को एक साथ लाने में काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे थे। और इस बीच आपका ये भी बात सही है कि जो इसमें सारे लीडर्स को वो काफ़ी यूनाइट कर रहे थे और धीरे धीरे जो ओबीसी मोर्चा। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि दिलीप घोष को साइडलाइन करना बंगाल के पॉलिटिक्स में, उसके पीछे भी कास्ट का एक रीज़न है। और दिलीप घोष को लेके मुझे याद है कि दिलीप घोष जो बहुत ही राष्ट्रीय, वो क्योंकि संघ के नेता है, आरएसएस के बिल्कुल वो ग्रास रूट वर्कर हैं, बहुत ही उनका जो लैंग्वेज है और जो अप्रोच है, और वो राष्ट्रिक लैंग्वेज जो है वो भद्रलोक लीडरशिप विद इन द बीजेपी दे कुड नॉट टॉलरेट इट। उनको भी वो लेकिन पसंद नहीं आया था। और ये तब बार बार बातचीत चल रही थी कि अगर हमें बंगाल में जीतना है तो हमें एक बहुत ही इनलाइटेंड बहुत ही एनलाइटेंड कल्चर्ड एक भद्रलोक लीडर लाना पड़ेगा बीजेपी की तरफ से, जो एक सबको लेके चल सके और वहाँ पर जो है वो जो अपना कास्ट प्राइड लेके आगे बढ़े और फिर जो है वो एक अपना बंगाल के कल्चर को और हिंदुत्व को सेम एक मिला दे, वैसे करके वो आगे बढ़ाए। वो उस हिसाब से वो बातचीत करे, उस वैसे वो क्या कहते हैं, आपका कह सकते हैं एक कविता कोट करे, वैसे वो क्या कहते हैं गाने के बारे में बातचीत रहे, लेकिन साथ साथ हिंदुत्व को भी वो प्लेटफॉर्म दे। तो इस बारे में ये काफ़ी वो लोग नहीं कहेंगे, लेकिन हम अगर देखते हैं उनके बार बार जो दिलीप घोष का जो राष्ट्रिक जो अप्रोच था पॉलिटिक्स को लेकर या लैंग्वेज के ऊपर जो अटैक था, ये डेफिनेटली उसके ऊपर मुझे लगता है कि एक जाति भी एक पीछे एक एज अ क्राइटेरिया पॉलिटिक्स में वो यूज़ हो रहा था उनको साइडलाइन करने में। लेकिन जब हम देखते हैं 2011 का चुनाव, तो ममता बनर्जी भले वो बहुत कास्ट पर कहीं बात नहीं की, मगर उसने भी बहुत मथुरा समुदाय को एक रिप्रेजेंटेशन दिया, उसको बहुत बेनिफिट भी लिया। मतलब वो कास्ट एंगल ही था, बट वो बहुत क्लियरली उसको बहुत डोमिनेट, मतलब उस तरीके से सामने नहीं आया। मगर ये तो दिखता है कि जो ममता ने भी कोशिश तो की ही कि भाई कास्ट लाइन पे भी खेले, पर उतना बहुत विजिबल नहीं रहा हो उसमें। ये बात तो फैक्ट है कि जब ममता उभर रही थी और उस वक्त 2011 में, उससे पहले ये हम लोग देख रहे हैं कि क्लास की राजनीति धीरे धीरे तब क्लास की राजनीति वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत उसका इन्फ्लुएंस घट रहा था, और आइडेंटिटी और उधर इधर बीजेपी का राइज, ये दोनों राइज जो है रिलीजियस नेशनलिज्म कह लीजिए, और ये बंगाल में इनका जो राइज देख लीजिए, आप कम्युनिस्ट पार्टी का कह सकते हैं कि महत्व घटना कह लीजिए। ये दोनों एक चीज़ कहता है कि क्लास की राजनीति घट रही थी और आइडेंटिटी की राजनीति उभर रही थी। इस आइडेंटिटी की राजनीति में काफ़ी सारे जो संगठन हैं, काफ़ी उनको वो मौका मिला, वो उस हिसाब से गोलबंद हुए, उस हिसाब से उन्होंने पॉलिटिसाइज़ किया, उस हिसाब से उन्होंने सोशल मूवमेंट चलाया। और ऐसे जो छोटे छोटे बहुत सारे जो संगठन थे, उनको ममता बनर्जी ने जगह भी दिया कि मैं एक जन आंदोलन कर रही हूँ कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ, आप सब लोग इसमें जुड़िए। और उस जुड़ने के साथ साथ जो है उन्होंने कहा कि आपको भी हम थोड़ा बहुत रिप्रेजेंटेशन देंगे। और जो मैंने बार बार कहा कि ये रिप्रेजेंटेशन देने की उस वक्त जो उपेंद्र विश्वास को उन्होंने कैंडिडेट बनाया है, सेक्रेटरी थे बुद्धदेव भट्टाचार्य के साथ वो सेक्रेटरी थे, और उन्हीं के खिलाफ उन्होंने जादवपुर में उतारा उनको एज ए एमएलए कैंडिडेट। और उपेंद्र विश्वास जो है वो शायद वो उस वक्त के जो दलित संगठन है उसके वो कुछ इंचार्ज थे, तो वो तो जगह तो दे रहे थे। लेकिन बाद में आखिरकार आप देख सकते हैं कि जब ये इलेक्शन हो जाता है, इलेक्शन में लेकिन फिर ये जाति की राजनीति फिर कैसे जैसे पीछे छूट जाती है, और फिर माँ माटी मानुष एक दूसरा राजनीति फिर सामने आ जाती है, जो कि कहा जाता है कि एक अलग अभी तो सोशल वेलफेयरिज्म का एक पॉलिटिक्स चल रहा है, और सोशल वेलफेयरिज्म को सामने लेके ही वो पॉलिटिक्स कर रही है। जाति की राजनीति उस हिसाब से बातचीत नहीं होती है। ये थी कि हाँ आपके कुछ कंप्लेन होंगे, आपके कुछ हाँ आप समझ सकते होंगे कि कुछ आपके इंडिविजुअल कुछ कंप्लेन है, हाँ मैं कुछ थोड़ा बहुत
ये चीज़ देखे या वो चीज़ देखे, थोड़ा बहुत देखे, मैं इस राजनीति को दे बेसिकली टैकल दैट काइंड ऑफ पॉलिटिक्स एंड निप द बर्ड एट द यू कैन से। लेकिन उस हिसाब से जाति की राजनीति वैसे नहीं उभर पाई जैसे कि बिहार या यूपी में हो रहा है। लेकिन एक चीज़ और मैं देखता हूँ कि अब क्योंकि देश भर में कास्ट सेंसस होना है, जाति गणना होना है, तो आपको क्या ऐसा लग रहा है कि जाति गणना के बाद बंगाल की पॉलिटिक्स की धारा अलग होगी, कुछ रास्ता बदलेगा, कुछ नया देखने को मिलेगा बंगाल की पॉलिटिक्स में? देखिए, इससे पहले जो कास्ट सेंसस हुई थी वो हुई थी 1931 में। 1931 का कास्ट सेंसस लेकिन बहुत ही इन्फ्लुएंशियल था बंगाल पॉलिटिक्स अच्छा। उस वक्त। उस वक्त ये लेके काफ़ी कैंपेन हुआ था कि हिंदुओं में कितनी जातियां हैं, उनके नंबर्स क्या हैं, उनके कितने लोग आपके असेंबली में है या उनके कितने किसके पास क्या है। सेम चीज़ वैसे ही मुसलमानों का भी उस वक्त जो कास्ट सेंसस में मुसलमान के भी कास्ट आए थे, तो ये लेके लेकिन उस वक्त की राजनीति में काफ़ी बातचीत हुई थी। और ये उस वक्त जो कह सकते हैं जो डोमिनेंट कास्ट ग्रुप्स थे कांग्रेस में या हिंदू महासभा में, वो लेकिन काफ़ी इसे लेके काफ़ी अनकंफर्टेबल हो गए थे इस राजनीति को लेकर। तो उसके बाद आज तक ये 100 साल होने को जा रहा है, उसके बाद कास्ट सेंसस हुई नहीं है। और आपने पहले ही जैसे कि कहा कि जब राहुल गांधी इंडिया जो गठबंधन है उसका जब मीटिंग कर रहे थे 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले, तो उस वक्त सबसे ज़्यादा जो अपोजिशन करने वाले थे वो ममता बनर्जी कर रही थी। ये कह रही थी कि हम लोग जाति की राजनीति नहीं करते और ये जाति की राजनीति बंगाल के लिए ठीक नहीं है। तो नीचे से तो मतलब बंगाल की जो राजनीतिक जो पार्टीज़ हैं उन्होंने कास्ट सेंसस के ऊपर ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई स्टेटमेंट, या अगर स्टेटमेंट दिया भी होगा तो छोटा मोटा कहीं एक छोटा सा मोटा स्टेटमेंट दिया है, कोई बड़ा कोई मूवमेंट नहीं किया है या वो लेके काफ़ी कैंपेन नहीं किया है। तो बंगाल में जैसे कि अभी भी एक साइलेंस है, इनको जैसे कि पता नहीं है कि क्या आने वाला है। लेकिन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज होगा, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज जो 1931 का जो मेथडोलॉजी है और बाद में जो कुछ और मंडल कमीशन का जो मेथडोलॉजी है, इस मेथडोलॉजी के ऊपर बंगाल में अगर ये कास्ट सेंसस होता है तो मुझे जो लग रहा है कि ये पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट लेके ये एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज होने वाला है। ये भी हो सकता है कि तब शायद ये सब बातचीत आए कि भाई फिर जो अगला जो जनरेशन का जो लीडरशिप है वो फिर कौन होगा, वो फिर क्या ब्राह्मण होगा, क्या वो सीपीएम की तरफ से भी ब्राह्मण होगा या तृणमूल की तरफ से भी ब्राह्मण होगा या कांग्रेस की तरफ से भी ब्राह्मण कायस्थ बौद्ध होगा या आपके बीजेपी की तरफ से भी ब्राह्मण कायस्थ बौद्ध होगा। तो ये चीज़ लेकिन कास्ट लेके ये लेकिन डिस्कशन लेकिन आने वाला है। ये बातचीत शायद बंगाल के लिए आ सकता है, जिसे लेके अभी शायद कोई बातचीत नहीं कर रहा है, तो वो शायद एक आंधी का इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यूपी बिहार में पार्टीज कास्ट वाइज बनती जा रही हैं और पहले से भी हैं, नई भी बन रही हैं, तो वैसे बंगाल में आपको लगता है उसके बाद अभी ज़्यादा डोमिनेटिंग कोई पार्टी है नहीं जो कास्ट के बेसिस पे बंगाल में राजनीति कर रही हो, उसके बाद लगता है कि ऐसी पार्टी का उपज हो सकता है, नई ऐसी पार्टियाँ देखने को मिल सकती हैं? देखिए, जब ममता बनर्जी कैंपेन कर रही थी सिंगूर के वक्त, तो उस वक्त काफ़ी सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी उनके साथ आ गए थे कम्युनिस्ट पार्टी को अपोज करने के लिए। और उस वक्त ये बात आ रही थी कि ममता बनर्जी एक जन आंदोलन कर रही है और इस जन आंदोलन में हम सबको शामिल होने चाहिए। तो उस वक्त काफ़ी सारे दलित संगठन भी, एक उपेंद्र विश्वास थे जो कि चीफ शायद सेक्रेटरी थे बंगाल गवर्नमेंट में, उपेंद्र विश्वास ने भी अपना कोई संगठन चला रहे थे, और बाकी अभी जैसे दलित साहित्य लेके मनोरंजन व्यापारी काम कर रहे थे। लेकिन ये सब आप देखेंगे कि ये सब जैसे कि बंगाल का जो पॉलिटिक्स में ये लोग कह सकते हैं कि विलीन हो जाते हैं और उनका कोई अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस फिर नहीं रहता है। में मनोरंजन तो फिर मनोरंजन साहब जैसे कि टीएमसी में एमएलए बन गए, उनको बंगाल वो दलित साहित्य संगठन बना दिया गया, उनका वो चेयरमैन है और वो संभाल रहे हैं। या कुछ और ऐसे छोटे छोटे जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एब्जॉर्व कर लिया गया। उनका कुछ उस बड़ा कोई पॉलिटिकल मूवमेंट बनने से पहले ही मैं कहूँगा कि बंगाल का भद्रलोक पॉलिटिक्स जो है वो उसको कह सकते हैं कि उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और उस समहाउ एक कॉन्सेंसस है कॉन्फ्लिक्ट की जगह।
इसे लेके दोइपान सेन एक एकेडमिक है, वो कहते भी हैं कि जैसे कि कॉन्सेंसस क्रिएट किया जाता है कॉन्फ्लिक्ट से पहले ही, और उस कॉन्सेंसस में कोई एग्रेसिव मिलिटेंट मूवमेंट जैसे कि आपका क्या कहते हैं बिहार में या यूपी में हुआ है, वो होने से पहले ही जैसे कि वो हो जाता है। तो ये आंदोलन कास्ट सेंसस के बाद क्या होगा, क्या ऐसे आप उसको एसिमिलेट कर लेंगे ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस को एमएलए एमपी का बस टिकट देकर, या कह सकते हैं कि जैसे कि पासी हुआ या सुहेल देव जो पार्टी है यूपी में, वैसी पार्टी बंगाल में नहीं उभरेगी। शायद हम बहुत सारे सरप्राइजेस के और बढ़ सकते हैं। ये हो सकता है कि कास्ट सेंसस एक नई तरीके का राजनीति का पृष्ठभूमि तैयार करे बंगाल में। लेफ्ट के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि लेफ्ट बहुत डोमिनेटिंग रहा है बंगाल की राजनीति लंबे समय तक। तो लेफ्ट के टाइम में क्या बिल्कुल ही इग्नोर किया गया इस एंगल को, सोशल जस्टिस के एंगल को, कास्ट के एंगल को? लेफ्ट के बारे में, लेफ्ट और कास्ट के बारे में जब कहा जाए तो सबसे पहले बात आती है मंडल कमीशन का क्या रिस्पांस था। क्योंकि मंडल कमीशन जब बना और मंडल कमीशन ने जब हर राज्य से रिपोर्ट मांगा, तो ये बहुत ही फेमस है कि जब उन्होंने बंगाल से जब रिपोर्ट मांगा कि भाई आप अपने यहाँ के कास्ट का कुछ ब्यौरा दीजिए, और तब बंगाल के जो ऑफिसर्स थे उनको 1931 कास्ट सेंसस रिपोर्ट ही मिला, उसके हिसाब से उन्होंने कुछ जातियों का लिस्ट भेजा। लेकिन ये भेजने के साथ साथ ज्योति बसु बहुत फेमसली कहते हैं कि हमारे यहाँ कास्ट नहीं है, हम क्लास में बिलीव करते हैं, सिर्फ दो ही कास्ट होता है, एक अमीर होता है, एक गरीब होता है। जो कि अभी देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी कुछ दिन पहले तक कह रहे थे। तो इस हिसाब का जो है कास्ट को क्लास के साथ इन्होंने ज्योति बसु ने मिक्स कर दिया था। ये एक उनका बहुत फेमस स्टेटमेंट है मंडल कमीशन के परिप्रेक्ष्य में। तो ये तो है कि उन्होंने उस हिसाब से जाति की राजनीति को वैसे उन्होंने जगह नहीं दिया, और उस हिसाब से वो, जैसे मैं कह भी रहा था कि उनको ये लगता था कि ये एक प्री मॉडर्न पॉलिटिक्स है, और ये एक कह सकते हैं कि फ्यूडल माइंडसेट का पार्ट है। प्रोग्रेसिव राजनीति, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स का पार्ट कास्ट नहीं हो सकता। तो ये इनके जो दिग्गज हैं उनके, हालांकि मैं ये कहूँगा कि इसके बारे में काफ़ी उनको लताड़ा भी गया है कि भाई आप हमेशा कास्ट ब्लाइंड रहें, क्योंकि अगर आपके पॉलिट ब्यूरो देखा जाए, या आपके क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल स्टेट कमेटी देखा जाए, या आपके डिस्ट्रिक्ट कमेटी देखा जाए, आपके संगठन में तो है कि आपने काफ़ी जो क्लास की राजनीति करके आपने काफ़ी एक समावेशी राजनीति करके आप उनको एम्पावर तो कर रहे थे, लेकिन लीडरशिप पोजीशन में उस हिसाब से बहुत सारे कास्ट का रिप्रेजेंटेशन नहीं था। ये लेके काफ़ी क्रिटिसाइज लेफ़्ट को हमेशा से किया गया है। और दूसरी तरीके से ये देखा गया है कि लेफ़्ट की राजनीति में ऐसे जो बातचीत थी, इन बातचीत या इस राजनीति का कोई बीज को मतलब कह सकते हैं कि पेड़ होने से पहले ही आपका क्या कहते हैं उस पेड़ को काट दिया गया है। तो ये तो लेफ़्ट ने किया था उस हिसाब से। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम लोग देखें कि जो भूमि आंदोलन में जो लेफ़्ट का रोल रहा है, भूमि आंदोलन में जो लेफ़्ट का रोल रहा है, स्पेशली जो लैंड रिफॉर्म मूवमेंट उन्होंने किया था बंगाल में, जो कि एक बहुत ही सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट माना गया है, इसमें जो रायत थे उनको काफ़ी फ़ायदा मिला था। जो मिडिल मैन थे फार्मिंग में स्पेशली, तो उनको जो है काफ़ी उनको फ़ायदा मिला था। लेकिन इसका फ़ायदा क्या ज़मीनी तौर पे मिला है, नहीं मिला है, ये लेकिन देखना होगा कि कास्ट का लैंड रिफॉर्म के साथ क्या कनेक्शन है, ये लेकिन हम लोगों को उतना ज़्यादा नहीं पता कि ये कितना ज़्यादा एम्पावर किया। एक ग्रुप को तो ये डेफिनेटली इन्होंने फ़ायदा पहुंचाया था और काफ़ी डेमोक्रेटाइज़ किया था, और इसलिए पंचायत बंगाल में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है। लेकिन इसके साथ साथ रिप्रेजेंटेशन का जो क्वेश्चन जो मैंने कहा, वो आज भी आप देख सकते हैं कि वो लेकिन वो अभी भी रह गया है। और वो लैंड रिफॉर्म ने उस रिप्रेजेंटेशन के क्वेश्चन को समहाउ ये क्लास की राजनीति की बात करके इन्होंने कास्ट रिप्रेजेंटेशन की बात को हमेशा से दबाया है। बिहार के जो मीडिया हाउसेस हैं वहाँ पे जो खबरें आती है, चुनाव हुआ, कैंडिडेट दिया गया, चुनाव जीता, मंत्री बने, तो वो खबरें बनती है कि भाई किस जाति के कितने लोग मंत्री बने, कितने एमएलए जीते, कितने को टिकट मिला। बंगाल के मीडिया में बंगाल चुनाव को लेकर इस तरह की कभी कोई खबर नहीं बनती है।
तो मुझे लगता है कि आपको भी ये लगता है कि जो एक रोल मीडिया का भी है इस पूरे कास्ट वाले एंगल को डाइल्यूट करने में बंगाल की पॉलिटिक्स में, मीडिया की क्या भूमिका को आप कैसे देखते हैं? जैसे कि आपने कहा भी आनंद बाजार पत्रिका का जिक्र किया आपने। तो ये बात तो फैक्ट है कि सबसे बड़ा जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन अभी तक था, और टीवी मीडिया आने के बाद भी, और अभी तो डिजिटल मीडिया आ गया है, आनंद बाजार पत्रिका एक बड़ा एक संगठन था। दूसरा वर्तमान है, दूसरे जो भी आप मीडिया संगठन देख लीजिए, और अभी तो काफ़ी सारे चैनल्स जो आ गए हैं, तो उन सारे चैनल्स में जो है आप कह सकते हैं कि एक तो सोशल इनविजिबिलिटी ऑफ कास्ट, जो सामाजिक तरीके से कास्ट को छुपाना, इसका जो एक कह सकते हैं कि एक ब्रॉडर कॉन्सेंसस है, जो कि राजनीतिक क्षेत्र में भी है और मीडिया के क्षेत्र में भी है। तो वो ज़रूर बंगाल की मीडिया भी उसी का पार्ट है, और बंगाल की मीडिया में भी वो पार्ट है कि हम जब बंगाली आइडेंटिटी का बात होगा, जो बंगाली कल्चर के बारे में बात होगा, तो आपका जो डोमिनेंट कल्चर के बारे में बात होगा, और उस हिसाब से जाति की राजनीति को वो बहुत ही एक बैकवर्ड राजनीति मानते हैं, और कहते हैं कि ये बहुत ही, जैसे कि आया था कुछ दिन पहले कि एक मंदिर में हाँ बिल्कुल, मंदिर में घुसने नहीं दिया गया था एक कुछ समुदाय को। कोर्ट से फिर तो बार बार ये आता, जो मीडिया में भी आता है, अरे ये तो यूपी बिहार का मतलब बात था, ये बंगाल में कैसे आ गया। तो जो मीडिया में जो सरप्राइज दिखाया जा रहा था, ये बार बार उस चीज़ का है कि ये एक बैकवर्ड राजनीति का पार्ट है, ये यूपी बिहार का पार्ट है, हम बहुत हमारे यहाँ ये सब राजनीति नहीं होती है। तो वो जैसे कि मीडिया में भी यही डिस्कशन था कि हम नहीं चाहते कि हमारा बंगाल यूपी बिहार बने। हालांकि अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली ये लोग ऐसे समुदाय कभी मंदिर जाए भी तो भी, लेकिन ये कभी ना मीडिया के पार्ट थे, ना बंगाल के क्या कहते हैं कल्चरल जो सीन के पार्ट थे, ना ये टीवी सीरियल के पार्ट थे, ना ये खबर के पार्ट थे, ना ये आपके राजनीतिक जो स्तंभ हैं उनके पार्ट थे। भद्रलोक वर्ड आपने बार बार इस्तेमाल किया, तो हमारे ऑडियंस के लिए थोड़ा सिंप्लीफाई करके समझा दें कि क्या है ये भद्रलोक। देखिए, भद्रलोक तो ऐसे एक एस्पिरेशनल आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी में अगर कहा जाए तो हम लोग कहते हैं, बहुत सारी जगह ऐसे भी कहा जाता है कि भद्रलोक मुसलमान है, भद्रलोक ये हैं, लेकिन ऐतिहासिक तौर पे सो भद्रलोक अभी हम सब के लिए यूज़ करते हैं, अभी सब कास्ट कम्युनिटी के लिए भद्रलोक यूज़ किया जाता है। लेकिन जो हिस्टोरिकल जो काम है, एक तिथि भट्टाचार्य हैं एक एकेडमिक, उनका अगर हम काम देखें तो हम देखते हैं कि भद्रलोक कम्युनिटी इज़ कनेक्टेड विथ 3 कास्ट। वो 3 कास्ट है ब्राह्मण, कायस्थ और बौद्ध। और ये भद्रलोक के साथ हम जिसको एसोसिएट करते हैं, वो एसोसिएट करते हैं कल्चरल कैपिटल का, कि इन्होंने एजुकेशन लेके, जो नया जब ब्रिटिश एजुकेशन आया था, इन्होंने नया ब्रिटिश एजुकेशन लेके उनके एडमिनिस्ट्रेशन ब्यूरोक्रेसी में घुस के एक उन्होंने कल्चरल कैपिटल एक्वायर किया था। और बाद में वही कल्चरल कैपिटल आपका जनरल एक जो है एक जैसे कि एक इसी चीज़ को, यही आइडेंटिटी बाद में एक जनरल बंगाली आइडेंटिटी की तरह उभरता है, और उसमें आपका क्या कहते हैं म्यूज़िक हुआ, फिल्म हुआ, और सारे जो कल्चरल एलिमेंट है वो सब जैसे कि इस आइडेंटिटी के साथ कह सकते हैं कि एक जुड़ता जाता है, और वो आइडेंटिटी आपका प्राइमरीली बनता है। लेकिन अभी भी मैं ये वर्ड इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि मैं इसे जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं देखूं तो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में, लेकिन जो पुराना ये जो 3 कास्ट रहे हैं वो 3 कास्ट लेकिन पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में कुछ बदला नहीं है। वो डोमिनेशन अगर आप कह सकते हैं कि 19th सेंचुरी में था, वो डोमिनेशन आपके अभी भी बरकरार है। तो मैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के को ही ख्याल में रख के ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर आदिल हुसैन साहब, जो खुद भी बंगाल के उत्तर दिनाजपुर ज़िले के रहने वाले हैं, और तमाम चीज़ों पर बात हुई कि बंगाल की पॉलिटिक्स में कैसे कास्ट को एक अवॉइड करने की कोशिश हमेशा रहती है, लेकिन जो कास्ट सेंसस नेशनल स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे होगा, उसके बाद क्या तब्दीलियां वहाँ की राजनीति में आ सकती हैं, उन चीज़ों पर भी बात हुई। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट में।